हाँ, सेक्शन नंबर हमने बेटा सेक्शन नंबर 68, 69 और सेक्शन नंबर 70 डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है सेक्शन नंबर 71। 71 किसकी बात करता है? एक सेक्शन हमने अभी छोड़ा है छोटा सा, सेक्शन नंबर 67। सेक्शन नंबर 71 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 71 बात करता है बेटा डिवेंचर्स की। वैसे तो अभी रिसेंटली हमने कंपनी अकाउंट्स में भी डिवेंचर का चैप्टर पढ़ा था, बट यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है वो भी हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन नंबर 71 डिवेंचर्स, वो आपको एक्चुअलिटी में डिवेंचर्स के बारे में सारी चीजें बताएगी। सेक्शन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक मिनट। हाँ जी, तो डिबेंचर आपको क्या कहता है प्रैक्टिकली अगर अपन समझते हैं तो सेक्शन नंबर 71 ये आपको बात करता है डिबेंचर्स की। ठीक है सर, अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो बोले डिबेंचर इज ए acknowledgement of debt. Debenture is a acknowledgement of debt taken by loan provider, taken by loan provider to company. ठीक है साहब, तो क्या है डिबेंचर? इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है, जो कि डेप्ट टेकन बाय कंपनी फ्रॉम लोन प्रोवाइडर। इस तरह से लिखना, डिबेंचर इज ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, मतलब आपने किसी से कोई लोन लिया, उस लोन के बदले में आप कोई एक्नॉलेजमेंट देते हो। एक तो होता है कि अपन साहब लोन का एग्रीमेंट बनाते हैं, दैट इज नॉट लोन एग्रीमेंट। आप उसे उस लोन का क्या दे रहे हो? एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट एज ए सिक्योरिटी, जो एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो वो एक्नॉलेजमेंट एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो। जैसे आप शेयर्स देते हो, बॉन्ड्स देते हो, उस तरह से आप दे रहे हो। ठीक है साहब, अब ये बोलता है कि साहब पर्पस, कंपनी डिबेंचर क्यों इश्यू करती है? कंपनी डिबेंचर क्यों इश्यू करती है? ठीक है, तो फिर इसके लिए तो ये कहता है साहब व्हेन कंपनी
doesn't want to issue share capital or say not dilute share capital, then company taken the amount from loan providers and banks. ये लो सर, तो क्या है ये कहता है साहब, जब कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू करना नहीं चाहती, जब कंपनी नहीं चाहती कि वो और शेयर इश्यू करे, या फिर ऐसा कह दो कि डाइल्यूट, यहाँ पे डाइल्यूट का मीनिंग पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट? डाइल्यूट का मतलब होता है साहब, आज मान लो कि किसी कंपनी के 1 लाख शेयर इश्यू हो रखे हैं, उसमें से मेरे पास 80,000 शेयर्स है, कंपनी के इश्यूड शेयर्स है 1 लाख, उसमें से मेरे पास है 80,000 शेयर्स, तो मेरे पास शेयर होल्डिंग कितनी है? 80%। अब अगर कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक में और इश्यू कर देगी तो कंपनी के शेयर कितने हो जाएंगे? 2 लाख, जबकि मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 80,000। तो मेरी शेयर होल्डिंग जो पहले 80% थी वो कम होके कितनी हो जाएगी? 40%। तो हम कहते हैं कि हमारी शेयर कैपिटल डाइल्यूट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कि हम शेयर इश्यू ना करके बॉन्ड्स इश्यू कर देते हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं, लोन ले लेते हैं। डन। फिर नेक्स्ट पॉइंट, debentures can be issued in cash, डिबेंचर कैन बी इशूड इन कैश, और इन कैश में 3 तरह से, या तो पार पे किए जाएंगे, या प्रीमियम पे किए जाएंगे, या फिर डिस्काउंट पे। मतलब डिबेंचर तीनों तरीके से इश्यू हो सकते हैं, डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। ठीक है, आगे बोलता है अदर देन कैश, कैश के अलावा भी इश्यू किए जा सकते हैं, जैसे कोई एसेट खरीदी उसके बदले में डिबेंचर दे दिए, और एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। डिबेंचर के चैप्टर में आपने पढ़ा था कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपने कोई लोन लिया, लोन के बदले में कोई असेट तो रखी है, उसके साथ में आपने उसको डिबेंचर भी दे रखे हैं कि साहब अगर हम आपका लोन टाइम पे पे ना करें तो आप इन लोन को डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। डन, क्लियर? तो ये तो हुए साहब डिबेंचर। कि डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होता है डेब्ट का, जो कंपनी ने ले रखा है लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है, उसको कंपनी सिक्योरिटी एज ए डिबेंचर देती। पर्पस, इसका पर्पस क्या है? जब कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू करके पैसा नहीं लेना चाहती तो वो डिबेंचर इश्यू करके पैसा लोन ले लेती है। डिबेंचर इश्यू हो सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कैश के बदले में, या फिर अदर देन कैश, या फिर कोलेट्रल सिक्योरिटी। डन। ओके, चलिए अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स, कि साहब डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, मतलब डिबेंचर में क्या क्या स्पेशलिटीज होती है। तो हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। भैया डिबेंचर वाले कौन होते हैं? जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब वो कंपनी के पैसा मांगते हैं। नॉट एंटाइटल्ड फॉर, ऐसे लिख दो, नॉट हैविंग वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है, डिबेंचर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तीसरा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट से उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। कैन बी secured और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी हो सकते हैं। रिडीमेबल आफ्टर फिक्स टर्म, मतलब रिडम्पशन का टाइम फिक्स है, दैट इज इररिडीमेबल नॉट अलाउड। इररिडीमेबल डिबेंचर्स इश्यू करना अलाउ नहीं होता है, ठीक है। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज इंटरेस्ट चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी डिबेंचर में दिए जाने वाले इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकती है, कर सकती है मतलब इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इफ नो प्रॉफिट इन द कंपनी then also interest is payable। ये लो साहब, मतलब अगर कंपनी में प्रॉफिट ना भी हो, कंपनी जैसे अपन कहते हैं कि साहब प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन भैया अगर आपने प्रॉफिट नहीं भी कमाया है तो भी आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, कैन बी परिपासु और विदाउट परिपासु। सर ये परिपासु क्या होता है? सर ये परिपासु क्या होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, आज ही डिस्कस करेंगे कि ये परिपासु क्या होता है,
ठीक है, कि व्हाट इज परिपासु। क्लियर। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि साहब एक डिबेंचर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, एक फिक्स पीरियड के बाद रिडम्पशन किया जाएगा, कंपनी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कंपनी अपने प्रॉफिट से चार्ज करेगी, मतलब पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर सकती है। कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी उनको इंटरेस्ट तो पेएबल होगा ही होगा। और डिबेंचर परिपासु और विदाउट परिपासु हो सकते हैं। डन। क्लियर है। हाँ भाई, ये पॉइंट हटा दूं, नोट कर लिया सभी ने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर सभी ने नोट कर ली। कनिका यस। चलिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस पे डिबेंचर दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नॉट ट्रांसफरेबल। नॉट ट्रांसफरेबल। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर जिसपे डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ हो, तो भैया वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बट कैन बी ट्रांसफर विद डायरेक्टर्स अप्रूवल। डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेके आप किसी और को दे सकते हो। भैया कंपनी ने जो डिबेंचर दिया है उस डिबेंचर पे आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप किसी और को वो ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते हो डिबेंचर से परमिशन ले, सॉरी डायरेक्टर से परमिशन ले। बियरर ट्रांसफर टू एनीवन, किसी को भी ट्रांसफर। बियरर का मतलब भाई जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके पास डिबेंचर होगा उसी का मान लिया जाएगा, तो वो तो किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है साहब। सेकंड, सॉरी, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड,
secured and unsecured debenture. Fourth, first mortgage and सेकेंड मॉर्गेज. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकेंड मॉर्गेज. तो फर्स्ट मॉर्गेज और सेकेंड मॉर्गेज का मतलब है जो सिक्योरिटी आपने रख रखी है, जो सिक्योरिटी आपने रख रखी है, तो वो सिक्योरिटी. अब मैंने कहा साहब मेरा घर है 1 करोड़ रुपए का. अब मैंने पहले से ही उस घर पे एक आदमी से लोन ले रखा है 20 लाख रुपए का, तो उसको मैंने पहले घर गिरवी रख दिया. फिर मैंने किसी आदमी को 20 लाख के डिबेंचर इश्यू किए, तो क्या मैं उसको भी वो घर गिरवी नहीं रख सकता? क्या रख सकता हूं भाई? 1 करोड़ का घर है, आपसे तो मैंने केवल 20 लाख लिए, मैं 20 लाख किसी और से भी तो ले सकता हूं ना, 2 जनों से भी ले सकता हूं, क्योंकि जब घर बेचा जाएगा तो अब हो सकता है वो डिबेंचर फर्स्ट मॉर्गेज वाले हो, कि पहले डिबेंचर को मॉर्गेज रखा है, मतलब पहला जब भी उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो उससे आने वाले पैसे का फर्स्ट राइट डिबेंचर का होगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिबेंचर को सेकंड राइट मिला हो, पहला राइट किसी और के पास हो, तो फर्स्ट मॉर्गेज भी हो सकते हैं, सेकंड मॉर्गेज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये है सिंपली टाइप्स ऑफ डिबेंचर कि कैसे कैसे डिबेंचर हो सकते हैं. क्लियर? हटा दो ये वाला पॉइंट, बस इतना ही था टाइप्स ऑफ डिबेंचर. हाँ जी, क्लियर है? प्रियांशी, सुहानी, एकता. ओके, चलिए. अब बात आती है कंडीशंस. कंडीशंस, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, या बोल दो प्रोविजंस. क्या क्या प्रोविजन होंगे? तो हमने कहा फॉर इश्यू कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू करना चाहते हैं तो एस आर इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. ठीक है साहब? स्पेशल रिजोल्यूशन. टाइम लिमिट, टाइम लिमिट मैक्सिमम
रिडीमेबल इन 10 years। डिबेंचर की रिडम्पशन का मैक्सिमम टाइम कितना है? डिबेंचर के रिडम्पशन का मैक्सिमम टाइम है 10 years। ठीक है साहब। सर क्या 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता? हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 इयर्स हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए कितना होता है? 30 इयर्स। इफ सिक्योर्ड डिबेंचर, अगर डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हो, देन चार्ज अगेंस्ट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट in the favor of डिबेंचर ट्रस्टी। सर इस पॉइंट का मतलब बता दो हमें बेटा, इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये कहता है अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रही है, सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब कोई असेट गिरवी रख रखी है डिबेंचर के बदले में, कि कल को अगर हमने डिबेंचर का या डिबेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया तो उस असेट को बेच के, चाहे वो मूवेबल असेट हो चाहे वो इमूवेबल असेट हो, फिक्स्ड असेट हो चाहे मूवेबल असेट हो, ठीक है, तो उसको बेच के डिबेंचर का पेमेंट कर दिया जाए। अब साहब क्या वो असेट, हम उस असेट का एग्रीमेंट किसके नाम पे बनाए? क्या उस असेट को बेचने का राइट हम डिबेंचर होल्डर को देते हैं? अब डिबेंचर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या आप सारे डिबेंचर होल्डर के नाम अलग अलग कराने जाओगे? नहीं करा सकते सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा और उस डिबेंचर ट्रस्टी को पावर दे दोगे, डिबेंचर ट्रस्टी के नाम में चार्ज क्रिएट करा दोगे कि साहब कल को अगर हम मतलब कंपनी, हम डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये लोग कंपनी की असेट को सेल करके और आपके डिबेंचर और उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। क्लियर? समझ गए इस पॉइंट का मीनिंग? तो ये कहता है कि अगर कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू कर रही है, देन चार्ज, चार्ज का मतलब गिरवी रखना, पावर्स देना किसी को, हमारी कोई असेट है लेकिन उसके पावर किसी और को देना, डेट इज चार्ज। अपन कहते हैं ना कि आपने चार्ज ले लिया, क्या मतलब आपने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो आप कहते हैं देन चार्ज अगेंस्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, की हमें उनका डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए और उसके इंटरेस्ट के लिए चार्ज किसको देना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर। इफ डिबेंचर इश्यूड बाय सब्सिडरी कंपनी
मतलब समझते हो? सब्सिडरी कंपनी का मतलब समझते हो क्या आप लोग? एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, या हम कहते हैं कि एक कंपनी को जब कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है, या और सिंपल लैंग्वेज है, जब किसी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास होते हैं, तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है और हम उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाते हैं। डन। तो ये कहते हैं कि अगर डिबेंचर सब्सिडरी कंपनी ने इश्यू किए हो, देन चार्ज ऑन subsidiary asset as well as holding company asset। तो ये कहता है कि भाई अगर सब्सिडरी कंपनी ने कोई डिबेंचर इश्यू किए हैं, सब्सिडरी कंपनी ने कोई डिबेंचर इश्यू किए हैं, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर अगर है तो उनका सब्सिडरी की असेट पे तो चार्ज होगा ही होगा। लेकिन अगर सब्सिडरी की सारी असेट बेच के भी उनका पैसा पूरा नहीं होता है, तो उनका होल्डिंग कंपनी की असेट पे भी चार्ज होता है। मतलब उनका बचा हुआ पैसा होल्डिंग कंपनी को बेच के दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, आप कहते हो कि ये हमारी कंपनी है, इसके 50% से ज्यादा मालिक हम है, तो अगर इसके यहाँ पे ये हमें पूरा पैसा नहीं देगा, तो आप देखो अरे आपका बेटा पैसा नहीं देगा तो पैसे पापा देंगे। भाई बेटे ने लोन ले लिया और अगर बेटा पेमेंट नहीं करता है तो पापा पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है? अभी कंडीशन ही चल रही है। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, डीआरआर। चलिए, कंडीशंस में ही लिखना है, बस उससे रिलेटेड थोड़े ज्यादा रूल्स है, मेनली उसी से रिलेटेड रूल्स होते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है साहब, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं डी आर आर। तो ये कहता है साहब, मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कहां से बनाया जाता है? प्रॉफिट में से बनाया जाता है। प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझते हो? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो वाला प्रॉफिट जो आपका कमाया गया प्रॉफिट है। डिविडेंड कब देते हो? जब सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं तब डिविडेंड बांटते हो। मतलब आपके पास बचा हुआ प्रॉफिट है, आपका बचा हुआ प्रॉफिट, उसमें से आप क्या कर सकते हो? डीआरआर बनाना है। ओनली यूज, डीआरआर का केवल एक ही यूज होता है, ओनली यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के रिडम्पशन के काम में ले सकते हो, ठीक है। वेदर डिबेंचर
issued by public offer or प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये कहता है चाहे डिबेंचर पब्लिक ऑफर में दिए गए हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट में दिए गए हो, कितना बनाना होता है? 25% ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू का 25% DRR आपको बनाना होता है। DRR not required to made। DRR बनाने की जरूरत नहीं होती। DRR बनाने की जरूरत नहीं होती। कब नहीं होती? इश्यूड बाय AIFI। AIFI, AIFI का मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या फिर डिबेंचर इश्यू किए हो बैंकिंग कंपनी ने। डिबेंचर इश्यू किए हो बैंकिंग कंपनी ने। बाय NBFC। बाय NBFC रजिस्टर्ड विद RBI। NBFC रजिस्टर्ड हुई हो RBI से, उसने इश्यू की है। only by private placement। only by private placement। केवल इस वाले केस में मीन्स required if issued by public offer। ठीक है, ये केवल इसके लिए है। ये केवल इसके लिए। तो देखो तीन जनों को तीन सिचुएशन में DRR बनाने की जरूरत नहीं होती। तीन सिचुएशन में DRR बनाने की जरूरत नहीं होती। कौन कौन सी में? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इश्यू किया हो डिबेंचर, नहीं बनाना। बैंकिंग कंपनी ने किया हो, नहीं बनाना। NBFC जो कि RBI के पास रजिस्टर्ड हो, नहीं बनाना। लेकिन केवल तब जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अगर आपने पब्लिक ऑफर करके डिबेंचर इश्यू किए तो भैया NBFC को भी बनाना पड़ेगा। डन। चलिए सर, फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। DRRI। हाँ भाई, जो आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा रखा है, क्या वो आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा क्या? तो ये कहता है एटलीस्ट
15% of डिबेंचर going to redeem in next year sorry, going to redeem up to next year 31st मार्च। तो बोले 15% बनाना पड़ेगा, उन पे बनाना पड़ेगा जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं 1 मार्च तक, बिफोर अप्रैल ऑफ करंट। तो भाई जो साल स्टार्ट हुआ है उस साल, जैसे मैं कहता हूं 2012-13 की बात करते हो, तो जो डिबेंचर 31 मार्च 2013 तक रिडीम होने वाले हैं उनके लिए 30 अप्रैल 2012 से पहले बन जाना चाहिए, या 30 अप्रैल वाली डेट तक बन जाना चाहिए। ठीक है, डन, समझ गए? 29 अप्रैल 30 अप्रैल को सुबह भी बन जाए तो चलेगा साहब। 30 अप्रैल को, जब 30 अप्रैल खत्म हो रहा है तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए ऑन और बिफोर। ठीक है, क्लियर? ये बात है डीआरआर की। हटा दूं? नोट कर लिया ये वाला पोर्शन? ट्रिब्यूनल can be order for redemption of debenture if कंपनी फेल्स, मतलब अगर कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं करती है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, और इफ इट थिंक्स दैट कंपनीज असेट आर insufficient to pay the amount of डिबेंचर। तो भाई ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे सकता है कंपनी को। मान लो डिबेंचर रिडम्पशन का टाइम हो गया लेकिन डिबेंचर को रिडीम नहीं किया गया,
तो डिबेंचर ऑर्डर दे देगा कि साहब डिबेंचर को रिडीम करो। या फिर टाइम पूरा नहीं हुआ लेकिन कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के पास तो डिबेंचर रिडीम करने के लिए ना तो पैसे ना इतनी एसेट है कि डिबेंचर का पेमेंट हो जाए, तो वो कंपनी को ऑर्डर कर देगा कि पहले काम ये करो, आप डिबेंचर को रिडीम करो, फिर आप आगे का काम करना। तो वो रिडम्पशन करने के लिए भी बोल सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। डिफॉल्ट पेनल्टी 2 to 5 लाख 2 से 5 लाख की पेनल्टी, 2 से 5 लाख की पेनल्टी। चलिए सर, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, एक लास्ट पॉइंट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साहब परिपासु का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिपासु। तो बोले बेटा डिबेंचर जो इश्यू किए जाते हैं ना, वो एक सीरीज में इश्यू किए जाते हैं। सीरीज में मतलब उनकी एक सीरीज होगी। जैसे हमने कह दिया, अभी आपने नोट देखा है, नोट पे जो जो अपने करेंसी वाले नोट है उन पे जो नोट का नंबर लिखा हुआ होता है उनसे पहले अल्फाबेट का वर्ड भी लिखा हुआ है, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी। जैसे अपन गाड़ी के नंबर होते हैं तो अपन देखते हैं RJ18 राजस्थान। इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है CA, इसके बाद लिखा हुआ है 1382, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ठीक है। तो हमने कहा ये क्या है, ये सीरीज है, ये CA की सीरीज है, ठीक है। तो हमने कहा कि साहब ऐसे ही आपने डिबेंचर भी एक सीरीज में इश्यू कर रहे हो। तो एक कंपनी ने सबसे पहले मान लो 2020 में डिबेंचर इश्यू किए, वो थे सीरीज नंबर 1 के। फिर 2022 में इश्यू किए, वो थे सीरीज नंबर 2 के। और इसके साथ में लिख दिया था ये डिबेंचर परिपासु है, ये डिबेंचर परिपासु है। तो परिपासु का मतलब क्या है कि इन डिबेंचर के बाद में भी, इन डिबेंचर के बाद में भी जब भी कोई डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका असेट पे चार्ज होगा। अब मान लो डिबेंचर का पैसा नहीं आता है तो असेट को बेचा जाएगा और इनको पैसा दिया जाएगा। तो आप बताओ पहले सीरीज 1 को पैसा देंगे या पहले सीरीज 2 को पैसा देंगे या दोनों को साथ में देंगे। नहीं देंगे बेटा कनिका, सीरीज 1 को पहले नहीं देंगे क्योंकि सीरीज 1 के साथ क्या लिखा हुआ था, सीरीज 1 के साथ लिखा हुआ था परिपासु। सीरीज 1 के साथ लिखा हुआ है परिपासु। परिपासु मतलब दूसरों के साथ में, सबके साथ में, हम सबको साथ लेके चलेंगे, ना कोई पहले वाला है ना कोई बाद वाला है, हम सब एक ही है। तो सबको पैसा मिलेगा, बांट के मिलेगा, किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। डन। सर इस पे परिपासु नहीं लिखा हुआ, तो मैंने कहा बेटा इस पे लिखा हुआ तो इससे आगे वालों पे हो जाता। अब इस पे नहीं लिखा हुआ, इस पे परिपासु नहीं लिखा हुआ, और एक और आ गई सीरीज 3। तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि सीरीज 2 वाले लोगों को सीरीज 3 वालों से पहले मिलेगा, सीरीज 2 वालों को सीरीज 3 वालों से पहले मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इन पे परिपासु नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
तो मैं तो सिंपल सा इतना जानता हूं, अगर मैंने लिखा परिपासु तो मेरे बाद में जितने भी डिवेंचर इश्यू होंगे उन सबको मेरे साथ में ही पैसा मिलेगा, अगर कंपनी की असेट बेच के पैसा दिया जाता है तो। ठीक है, रिडम्पशन की टाइम है तो टाइम, अगर टाइम के हिसाब से रिडम्पशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कल को कंपनी की असेट बेची जाती है और पैसा दिया जाता है तो भैया सीरीज 1 और सीरीज 2 को एक साथ ही पैसा मिलेगा, अगर परिपासु क्लोज है तो। क्लियर, ये होता है परिपासु का मीनिंग, समझ गए? याद रह जाएगा ना? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये आपकी डिवेंचर की बात थी, बस इतना ही।